हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन बिगनर्स के लिए है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। चाहे तो आप प्लस टू कर रहे हो या प्लस टू कर चुके हो, अभी ग्रेजुएशन आपने स्टार्ट की है, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हो। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अभी टारगेट कर रहे हो या फ्यूचर में टारगेट कर रहे हो तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको इस एग्जाम के बारे में पता होनी चाहिए क्लैरिफाइड तरीके से, उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, सो ए टू जेड हर एक चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये एग्जाम है क्या, इसको कंडक्ट कब किया जाता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कौन कौन से पेपर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने पड़ते हैं, जो कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो या फिर कर चुके हो तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने आगे बढ़ना है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज से कि ये जो हमारा एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है। तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हमारे देश की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट्स हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करती है, रिकमेंडेशंस देती है सरकार को। सो वैसे जब हमारा सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है तो यहाँ पे कुछ खास पोस्ट्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस या फिर आईपीएस, या फिर आपके पास है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इसी तरीके से आपके पास सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए की सर्विसेज देखने को मिलेंगी, जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया। देन इसी तरीके से ग्रुप बी की आपको सर्विसेज देखने को मिलेंगी। सो जो मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है। मतलब अगर आप पिछले 2-4 डेकेड्स देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। इनफैक्ट जब कोविड भी आया है 2020 में, 21 में, 22 में, हर साल एग्जाम कंडक्ट होता रहा है। वो बात अलग है कि थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी साल यूपीएससी ने इस एग्जाम को कंडक्ट ना किया हो। इनफैक्ट इन द रिसेंट हिस्ट्री आप बोल सकते हो, राइट, एटलीस्ट इन द रिसेंट हिस्ट्री। सो इस एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो जो भी स्टूडेंट इसको टारगेट कर रहे हैं उन्होंने कुछ कुछ डेट्स को दिमाग में रखना है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कि एग्जाम कब होता है ये। राइट, सबसे पहली चीज, जैसे मान लो आप 2026 के यूपीएससी सीएससी को टारगेट कर रहे हो, तो जो 2026 का जो एग्जाम है इसके फॉर्म्स कब निकलेंगे, इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, तो वो आपको फेब 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। और इसका जो एग्जाम है वो आपको 3 लेवल पे देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो सबसे पहला स्टेप है प्रीलिम्स, तो वहां से एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो कब स्टार्ट होगा, मई जून 2026 के अंदर। जैसे अभी तो मुझे डेट पता है कि 2026 का जो एग्जाम है वो मई के लास्ट वीक में होने वाला है। ये या तो मई के लास्ट वीक में होता है या फिर जून के फर्स्ट वीक में होता है, मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा। राइट, सो मतलब मई जून वाले टाइम पीरियड में इसका प्रीलिम्स का मतलब फर्स्ट स्टेप जो है वो कंडक्ट कर लिया जाता है। उसका नतीजा अगर आप देखोगे तो आपको जून और जुलाई, अभी तो 20 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है, तो जून के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 2026 जून आखिर तक आपके पास रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने कट ऑफ क्वालिफाई की होती है, पहला स्क्रीनिंग टेस्ट प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया होता है, तो उनको बुलाया जाता है मेंस लिखने के लिए। मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो जनरली आपका सितंबर अक्टूबर में रहता है, लेकिन अभी रिसेंट अगर आप देखोगे तो अगस्त में एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। सो अगस्त सितंबर आप लगा सकते हो। जैसे इस बार 22 अगस्त जो है आपका मेंस के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 2025 वाले। 26 वाला अगर होगा तो वो 22 अगस्त या फिर अगस्त सितंबर 2026 में हो जाएगा। उसका जो रिजल्ट है आपके पास 1.5 से 2 महीने के अंदर आता है। मतलब अगर आपका अगस्त के अंदर एग्जाम हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके नवंबर तक, अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। अब जिन लोगों ने कुछ बेसिक मार्क्स, वहां पे कट ऑफ होती है जो कि हमें बाद में बताई जाती है, उन्होंने वो क्वालिफाई की होती है, तो उनको उस बेसिस के ऊपर बुलाया जाता है फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि नेक्स्ट आपका जो ईयर है उसमें होगा। जैसे जनवरी से लेके मार्च तक, अगर आप 26 का एग्जाम देते हो मेंस वाला, तो जनवरी से लेके मार्च 2027 के बीच में आपके इंटरव्यूज जो है, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है उसको कंडक्ट किया जाता है। और फाइनली मई 2027 के अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
अगर आप 27 वाला टारगेट करोगे तो 28 में आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, 28 वाला टारगेट करोगे तो 29 में मिलेगा। तो मतलब क्या है, सीधा सीधा मई में प्रीलिम्स आपका हुआ और मई में जाके आपका रिजल्ट आया, तो मतलब पूरा 1 साल लगता है। तो इस एग्जाम में आप जब एंटर करते हो और एग्जिट करते हो फाइनली विद प्रॉपर रिजल्ट, आप बोल सकते हो एक अच्छा रिजल्ट विद रैंक, तो आपको पूरा 1 साल का जो पूरा साइकिल है वो पूरा करना पड़ता है, राइट। सो मतलब पूरा 1 साल की ये जर्नी एटलीस्ट रहती है इन द एग्जामिनेशन, और इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए। तो मतलब 1 साल आप तैयारी करते हो, प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो, फिर आप एग्जाम में 1 साल उस साइकिल में रहते हो, फिर जाके कहीं आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो मतलब अगर हम मोटा मोटा देखें तो 2 साल की आप ये जर्नी कम से कम मान के चलो, 1 साल तो एग्जाम में निकल जाता है और 1 साल आपका बिफोर द एग्जाम जो प्रिपरेशन आपने करनी है, कोचिंग करनी है, तो उसमें 1 साल लगता है। वो क्यों लगता है वो आपको इसका सिलेबस देख के समझ आएगा कि भाई हमारे पास इतने तरह के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, और वो जो डिटेल्ड सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसको कवर करने के लिए इतना टाइम तो चाहिए होता है। इसीलिए मैं हमेशा सुजेस्ट करता हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो कोचिंग है, उसको स्टार्ट कर लो, जो कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपकी कोचिंग, जो बेसिक सिलेबस आपने रीड करना है, पढ़ना है, वो आप पढ़ लो, जो कि जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो आप एग्जाम देने के लायक हो सको। आपको ये ना करना पड़े कि 3 साल की ग्रेजुएशन की है, उसके बाद 1 साल तुम कोचिंग कर रहे हो, फिर 1 साल तुम एग्जाम के साइकिल में उलझे हुए हो, तो मतलब वो 2 साल का आगे बन जाता है फिर, राइट। सो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से ये पूरा कैलेंडर रहता है यूपीएससी का। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो 2 बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो जो मिनिमम एज है एंड मैक्सिमम एज है, और एक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन। किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन की हो, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी डिसिप्लिन में हो, आपने बीटेक की है, बीएससी की है, बीए की है, बीकॉम की है, बीबीए की है, एनी ग्रेजुएशन, राइट। देन इसके बाद अगर हम बात करें एज की, तो जो जर्नल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एज रहती है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32। अब 21 आपने काउंट कैसे करना है, ये जिस साल आप एग्जाम दोगे उस साल की नोटिफिकेशन के अंदर कट ऑफ डेट लिखी होती है कि इस डेट को आप 21 के होने चाहिए, इस डेट को आप मैक्सिमम 32 के होने चाहिए, तो वो यूपीएससी बताता है, राइट। अच्छा, ये एज है फॉर जर्नल। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो इसके अंदर आप +3 कर सकते हो, मतलब 21 से लेके 35 साल की। और अगर आप बात करते हो SC ST की तो आप +5 कर सकते हो, तो मतलब क्या हुआ, 21 से लेके 37 साल। तो ये एज आपके पास देखने को मिलती है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई यहाँ पे अटेम्प्ट कितने मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जर्नल कैंडिडेट है वो 21 से लेके 32 के बीच में से एग्जाम को दे सकता है, मिनिमम मैक्सिमम एज। कितनी बार एग्जाम दे सकता है, 6 बार, 6 अटेम्प्ट उसको मिलते हैं। और अटेम्प्ट काउंट कैसे होता है, जैसे मान लो भी 2026 का एग्जाम आना है, सो आप फरवरी में नोटिफिकेशन आई, आपने क्या किया, एग्जाम को फिल कर दिया है ना, ऑनलाइन फॉर्म जो था वो अपना फिल कर दिया, और आप एग्जाम देने के लिए गए ही नहीं। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने के लिए नहीं गए हो तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने के लिए चले गए, जिसमें कि 2 एग्जाम रहते हैं, एक मॉर्निंग सेशन में होता है, एक इवनिंग सेशन में होता है, दोनों आपने अटेम्प्ट कर लिए, या फिर दोनों में से कोई पहले वाला आपने एग्जाम दिया, मान लो फर्स्ट एग्जाम आपने मॉर्निंग में दे दिया, सेकंड आपने नहीं दिया, स्टिल आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। सो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर गए हो, चाहे दोनों एग्जाम दे के आओ, चाहे एक एग्जाम दे के आओ, आपका अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा सुजेस्ट करता हूं कि पहले प्रॉपर तैयारी करो। जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी है, मेंस की तैयारी है, ऑप्शनल की तैयारी है, फिर आप एग्जाम देने के लिए जाओ। खास तौर पे जर्नल जो स्टूडेंट है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड 6 अटेम्प्ट है। अब ये देखने में शुरू शुरू में आपको लग सकता है कि 6 अटेम्प्ट है, वैसे तो मैं कभी चाहूंगा नहीं किसी को 6 अटेम्प्ट अपने एक्सप्लोर करने पड़े, बट इन केस अगर करने पड़ जाए तो वेस्ट करने का हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि जस्ट टू सी द एनवायरनमेंट के एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है मैं वहां पे चला जाऊं, तो उसके लिए अपना अटेम्प्ट वेस्ट मत करना, राइट। बट अगर आप ओबीसी की बात करते हो तो उनके लिए 9 अटेम्प्ट रहेंगे। जो SC ST स्टूडेंट्स है उनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। लेकिन एज का तो है ना हमारे पास सीन, 32 + 5 करते हैं 37, तो 37 तक आप जितने अटेम्प्ट देना चाहते हो आप दे सकते हो, राइट। 21 से लेके 37 के बीच में, चाहे हर साल पेपर दे लो, बट ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC ST।
अब एग्जाम का जो पैटर्न है उसको देखो। एग्जाम 3 लेवल्स में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया प्रीलिम्स का आपका पेपर रहता है, सेकेंड लेवल पे मेंस के आपके एग्जाम रहते हैं और थर्ड लेवल पे आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो रहता है। अब इन तीनों लेवल को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है इसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल लिस्ट में आपके काउंट नहीं किए जाते हैं, इसके बेसिस के ऊपर आपके रैंक वगैरह नहीं बनते। ये सिर्फ एग्जामिनेशन है टू पास द स्क्रीनिंग और एंटर होने के लिए कहां पे, मेंस का एग्जामिनेशन लिखने के लिए, राइट। सो यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। 2 पेपर आपके पास रहते हैं। पहला पेपर जो है वो जर्नल स्टडी का होता है, जिसमें आपने डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट आपने पढ़ना होता है, जैसे कि ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो आपने पढ़ना होता है, पॉलिटी वाला जो सब्जेक्ट है वो आपने पढ़ना होता है, इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट जो है वो आपने पढ़ना होता है, राइट। इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है वो आपने पढ़ना होता है, 1-1.5 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपने कवर करने होते हैं। तो इस तरीके से कुछ मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने होते हैं। फिर फॉर जर्नल स्टडीज पेपर वहां पे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो आपके पास क्या है, फर्स्ट पेपर हो गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग आपको यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ हमारा सेकंड पेपर जो है वो क्या रहता है, वो है आपका पेपर 2, दैट इज सीसेट। सो अगर हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, दैट इज सीसेट, इसके अंदर आपके पास टोटल क्या है, 80 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है। लेकिन ये जो सेकंड पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपने 200 में से 33% मार्क्स लेने हैं। सो 33% मार्क्स अगर आपके सेकंड पेपर में आ जाते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा। अगर आपके नहीं आते 33% मार्क्स तो फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है, एक तो हमारे पास कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, राइट। एक हमारे पास रहता है जो क्वांट्स वाला पोर्शन, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, और एक हमारे पास रहता है रीजनिंग का पोर्शन, और एक कई बार डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई के जो सवाल हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। सो ज्यादा आप बोल सकते हो कि थोड़ा एप्टीट्यूड टाइप टेस्ट है, तब इसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, आप बोल सकते हो, राइट। और पहले पेपर में ये जो बेसिक आपके सब्जेक्ट हैं ये आपने पढ़ने होते हैं। दोनों पेपर्स के लिए आपको क्या देखने को मिलता है, 2 आवर्स पहले पेपर के लिए मिलते हैं और 2 घंटे ही दूसरे पेपर के लिए मिलते हैं। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहती है। अब वहां पे देखो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो अकॉर्डिंगली 1/3 होगा। दूसरे पेपर में आपका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है तो 2.5 का 1/3 आपका जो है नेगेटिव कटेगा। मतलब एक क्वेश्चन गलत करोगे 2.5 नंबर वाला तो आपके उसके 1/3 मार्क्स कट हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग दोनों में रहती है। अब इसमें देखो ध्यान से, जैसे ये पहला पेपर है, पहले पेपर के टोटल 200 नंबर है। ये चेक कब होगा, जब इसमें 33% मार्क्स होंगे। यहाँ पे 33% मार्क्स आपने ले लिए, सीसेट का काम खत्म। अब ये जो 200 नंबर हैं आपके पेपर 1 के जर्नल स्टडीज के, इसमें से आपके कितने मार्क्स आते हैं वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार अराउंड 89 आपके पास कट ऑफ मार्क्स थे जर्नल के लिए, कि अगर जर्नल कैंडिडेट के 89 मार्क्स हैं मिनिमम तो उसका ये पेपर क्वालिफाई है, अगर 89 से कम है तो उसका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितनी कितनी से एग्जाम में रहती है। अगर मान लो आपने फर्स्ट लेवल का ये जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है इसको क्वालिफाई कर लिया, कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया, बस अब आप एलिजिबल हो गए हो मेंस लिखने के लिए। वो जो मार्क्स आपने लिए हैं वो आपके किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ आपको यहाँ पे मेंस में पहुंचाने के लिए थे, दैट्स इट। अब मेंस में जो पेपर होंगे इसके मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पेपर्स हैं ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस नहीं है, एमसीक्यूज नहीं है, यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे जैसे हम ग्रेजुएशन में एग्जाम्स लिखते हैं उसी तरीके से। अब इसमें अगर आप तुम टोटल देखोगे तो तुम्हारे पास ऐसे 9 पेपर्स जो हैं वो होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं इस तरीके से। सबसे पहले 2 तो आपके पास क्या है, क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं, क्वालिफाइंग पेपर ऑफ लैंग्वेज। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा, है ना, 300 मार्क्स का, और एक आपके पास इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज जैसे अगर तुम हिंदी सिलेक्ट करना चाहते हो तो जब तुम पेपर भरते हो, फॉर्म भरते हो, वहां पे पूछा जाता है हिंदी सिलेक्ट करना चाहते हो
या फिर पंजाबी सिलेक्ट करना चाहते हो या फिर गुजराती सिलेक्ट करना चाहते हो, आपके पास लिस्ट होती है वहां पे। सो उसमें से आपको जो भी लैंग्वेज सूटेबल लगती है आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। 300 नंबर का ही उसका पेपर होगा। सो ये 300 मार्क्स के 2 पेपर हुए जो कि क्वालिफाइंग है, मतलब इनके मार्क्स भी आपकी फाइनल लिस्ट में काउंट नहीं होने हैं। इसके बाद हमारे पास होता है ऐसे का पेपर जो कि 250 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, 2 सेक्शंस बना के देते हैं, 2 ऐसे लिखने होते हैं। टोटल आपके पास 250 मार्क्स का है, मतलब ईच ऐसे 2 ऐसे लिखने, एक ऐसे आपके पास 125 मार्क्स का रहता है। अब इसमें से जितने नंबर लोगे वो आपका फाइनल रैंक डिसाइड करेंगे। फिर आपके पास GS1, GS2, GS3, GS4 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं। जो GS1 है उसमें खास तौर पे इंडियन हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, यहां से सवाल पूछे जाते हैं, टोटल 20। उसके बाद जो GS पेपर 2 है उसके अंदर आपको गवर्नेंस देखने को मिलता है, IR दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटी, इसके टोटल सवाल पूछे जाते हैं आपके पास 20 अगेन। इसी तरीके से आपके पास GS पेपर 3 जिसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, इसके कुछ 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं हर एक पेपर के? 250, 250 एंड 250। फिर उसके बाद आपके पास एथिक्स का एक पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं GS पेपर 4। ये भी कितने मार्क्स का रहता है? 250 मार्क्स का। इसका प्रॉपर सिलेबस हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, डिटेल्ड सिलेबस क्या है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड में हमने पढ़ना क्या है, वो सारा सिलेबस आपको यूपीएससी की नोटिफिकेशन के अंदर लिख के दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपने की पॉइंट्स को देखते हुए अच्छे से सिलेबस कवर करना होता है, वर्ड बाय वर्ड। उसके बाद हमारे पास 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। अब ऑप्शनल का क्या सीन है? 2 पेपर होंगे, मतलब 250 मार्क्स का एक पेपर होगा और 250 मार्क्स का ही दूसरा पेपर होगा। सो टोटल आपके पास ऑप्शनल के कितने नंबर हो जाते हैं? 500 मार्क्स। अब ये ऑप्शनल क्या चीज है? तो ये आपने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है जिसमें से आपके 250 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, उसी एक सब्जेक्ट से 2 पेपर होने वाले हैं। क्या सिलेबस उसका होगा यूपीएससी नोटिफिकेशन के अंदर दिया होता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन कौन कौन से ऑप्शनल आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास यूपीएससी प्रॉपर लिस्ट देता है। वहां पे कुछ 26 कैटेगरीज में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है, वहां में से आपने एक जो कोई सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। कैसे सिलेक्ट करना है? ध्यान से देखो, ये आपके पास एक लिस्ट है। जैसे अगर आप गौर करो, एग्रीकल्चर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकती है, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, देन आपके पास हिस्ट्री है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, फिलॉसफी है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, जूलॉजी है। देन आपके पास लिटरेचर। लिटरेचर में आप कौन सी लैंग्वेज का लिटरेचर यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो? तो उसके लिए सिंपल है, आपके संविधान के अंदर 22 भाषाएं लिखी हुई हैं, जैसे कि असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सैंथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये कुछ 22 भाषाएं वहां पे लिखी हुई हैं। एक प्लस और आपके पास है, दैट इज इंग्लिश। तो टोटल 23 लैंग्वेज के आपके पास ऑप्शन है, उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज का लिटरेचर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब आपके पास टोटल अगर देखोगे तो 26 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो वो सिलेक्ट कर सकते हो, या ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ग्रेजुएशन में नहीं भी पढ़ा है फिर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये बड़ा बच्चों को डाउट होता है कि मान लो कि मैंने भाई जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो नॉन मेडिकल से की है, तो क्या मैं हिस्ट्री को एज एन ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकता हूं? आंसर इज यस। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने बीबीए की है, क्या आप हिस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस को सिलेक्ट कर सकते हो? आंसर इज यस। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन का जो बैकग्राउंड है वो मैटर करता है, वो मैटर नहीं करता। इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। किसी स्टूडेंट ने अपने जीवन में कभी लॉ को पढ़ा भी नहीं है, ग्रेजुएशन उसने आप बोलो साइंस में की है, वो भी लॉ का सब्जेक्ट यहाँ पे एज एन ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन मैंने क्यों बोला
कि आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, क्योंकि उसके थोड़े फेमिलियर होते हो आपको पता होता है। जैसे मान लो किसी ने बीए के अंदर हिस्ट्री को पढ़ा है तो उसको थोड़ा पता होता है कि हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमारे पास हमने पढ़ना होता है, क्या क्या नोट्स हो सकते हैं, क्या क्या स्टडी मटेरियल हो सकता है। क्योंकि ये जो ऑप्शनल के पेपर है इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएससी ये बोलता है कि ग्रेजुएशन लेवल तक के हम सवाल आपसे पूछ सकते हैं, राइट। जो कि 2 पेपर यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। सो ध्यान से देखो, 250 मार्क्स का ऐसे हो गया, 250 मार्क्स के ये आपके जो 4 जीएस के पेपर है ये हो जाते हैं, 250 मार्क्स के आपके 2 ऑप्शनल पेपर हो जाते हैं। सो टोटल आपके पास हो जाता है भाई 1750 मार्क्स। इसमें से आपके मार्क्स जो है वो लगने वाले हैं। जब आप यहाँ पे सफिशिएंट मार्क्स अटेन करोगे, जो कि यूपीएससी का एग्जाम होगा, चेक किया जाएगा पेपर, फाइनल लिस्ट आएगी, आपको सिर्फ रोल नंबर दिए जाएंगे कि ये कुछ रोल नंबर के स्टूडेंट हैं जिनको हम 3rd स्टेज के लिए बुला रहे हैं। वो तीसरी स्टेज आपकी क्या होती है? पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट अगर आप देखोगे 275 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। सो अल्टीमेटली आपके पास 2025 मार्क्स बन जाते हैं, इतने मार्क्स बन जाते हैं। सो मेंस में जो आपने नंबर अटेन किए हैं और ये 275 में से जो नंबर आपको यूपीएससी बोर्ड देगा, ये आप देखो, अगर यूपीएससी बोर्ड जो धौलपुर हाउस है न्यू दिल्ली में, वहां पे इसका इंटरव्यू होता है। आपको प्रॉपर डेट दी जाती है कि इस डेट को इस समय पे आपका इंटरव्यू है, आपने वहां पे पहुंचना होता है, राइट। सो टोटल एट द एंड आपको क्या देखने को मिलेगा? 2025 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? 1750 वो हो गए, 275 ये इंटरव्यू वाले हो गए। सो अल्टीमेटली 2025 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वही डिसाइड करेंगे कि आप किस रैंक पे आ रहे हो, फाइनल लिस्ट में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। वो लिस्ट आपको देखने को मिलती है हर साल मई के अंदर। अगर 26 में पेपर दोगे तो 2027 की मई के अंदर, 27 में पेपर दोगे तो 2028 की मई के अंदर। इस तरीके से ये जो आपका पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। सो ये हमने बेसिक जाना कि भाई पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और ये एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप कौन कौन सी पोस्ट्स को अचीव कर सकते हो, कौन कौन सी आपकी ड्रीम पोस्ट्स हैं जो कि इसके अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर है आप बोल सकते हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी पोस्ट आपको दी जाती हैं, दैट इज +20 पोस्ट है, 20 से ज्यादा पोस्ट है आप बोल सकते हो, उनके क्या क्या बेसिक पर्क्स रहते हैं, क्या क्या बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है एंड स्टे ट्यून्ड। जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं वो भी इसी तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आप यूपीएससी सीएससी को अगर टारगेट कर रहे हो तो किन किन बातों का ख्याल आपने जरूर रखना है, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस।